श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज पुसर संत कबीर नगर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 10 सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र के अंतर्गत जो लोकतंत्र और विविधता लेसन का नाम है, हमने उसे आपको आगे बताया भी है इसके पिछले वीडियो में कि नस्लवाद की लड़ाई कैसे अमेरिका में भी चलती है। जो अमेरिका आज विश्व का सरताज बन करके बैठा हुआ है, वहां भी नस्लवाद की आग लगी हुई थी और उस आग में वह भी जला है। लेकिन लोकतंत्रात्मक एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी सरकार होती है, एक ऐसी सोच होती है कि अंत में वह अपने आक्रोश के अंतर्गत व्यवस्था को सही तरीके से करके मानती है। लोकतंत्रात्मक देशों की सूची की गणना जब हम शुरू करते हैं तो विश्व में सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना अमेरिका में होती है, जो कि नस्लवाद की लड़ाई से वह भी त्रस्त होता है। औपनिवेशिक देश के अंतर्गत वह राष्ट्र भी परेशान रहता है, लेकिन वहां के नागरिकों के अंदर कुछ जज्बात होते हैं, कुछ उनकी अलग स्टेमिना होती है, ताकत होती है कि बहुत अल्प समय में अपने राष्ट्र को आजाद करा लेते हैं। अब कुछ और देशों की तरफ हम आपको लेकर के चलेंगे जहां लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होने के बाद भी समस्याओं से निजात नहीं मिली। अब जैसा कि हम आपको बताने जा रहे हैं, यूरोप महाद्वीप के ही कुछ देशों के बारे में जो आज विकास के रास्ते पर दौड़ लगा रहे हैं, ऐसे देशों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वहां भी सांप्रदायिकता के आधार पर, जातीयता के आधार पर युद्ध जारी रहता है। आज हम एक छोटे से देश उत्तरी आयरलैंड व नीदरलैंड में सामाजिक असमानता, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में सामाजिक असमानता रहती है। क्या सामाजिक असमानता रहती है आज हम आपको बताने जा रहे हैं। वहां कोई और नहीं सामाजिक असमानता होती है, बल्कि सांप्रदायिक असमानता होती है। वहां सांप्रदायिक असमानता क्या है? नीदरलैंड और आयरलैंड दोनों में ईसाइयों की संख्या रहती है, ईसाई रहते हैं, और ईसाइयों में 2 संप्रदाय होता है। कौन कौन सा संप्रदाय? एक होता है प्यारे बच्चों कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट। यानी उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में जो सामाजिक असमानता का द्वंद्व लड़ा जाता है, युद्ध लड़ा जाता है, उसमें ईसाई संप्रदाय को लेकर के लोग आपस में लड़ जाते हैं। वहां लड़ाई का मूल स्वरूप क्या होता है उसे थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं डिटेल में। यहाँ ईसाई बाहुल्य लोग रहते हैं दोनों देशों में। प्रोटेस्टेंट लोगों की संख्या लगभग 53% होती है उत्तरी आयरलैंड में, और उत्तरी आयरलैंड में ही जो है रोमन कैथोलिक लोगों की संख्या लगभग 44% होती है। वहां होता क्या है? उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट लोग संपन्न होते हैं, धनाढ़ होते हैं, सत्ता पर उनका काबिज होता है, और जो वहां की सरकार होती है वह प्रोटेस्टेंट लोगों के बारे में सोचती है। ऐसे में कैथोलिक विद्रोह कर देता है
और इस विद्रोह के अंतर्गत वहां 2 राजनीतिक पार्टियां स्थापित होती हैं। पहली पार्टी जो होती है प्यारे बच्चों, कैथोलिकों का नेतृत्व करती है, यानी रोमन कैथोलिकों का नेतृत्व करने वाली जो पार्टी होती है उसे हम नेशनलिस्ट पार्टियां कहते हैं। यह पार्टी जो होती है वह कैथोलिक का प्रतिनिधित्व करती है और इन लोगों की मांग है, यानी उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिकों की मांग होती है कि हमारे राष्ट्र को आयरलैंड गणराज्य में शामिल कर दिया जाए। यानी यह व्यवस्था यहाँ की जो है कैथोलिकों के अनुसार यह इनकी मांग थी। कैथोलिक बाहुल्य लोगों की, जिनकी संख्या 44% होती है उत्तरी आयरलैंड में, ये कहते हैं कि हमारी सत्ता व्यवस्था जो है आयरलैंड के गणराज्य के साथ मिल जाए, जहां पर कैथोलिक संप्रदाय के आधार पर शासन चलाया जा रहा है। लेकिन वही प्रोटेस्टेंट जो बाहुल्य और अमीर लोग थे, संपन्न लोग थे, इनका जो नेतृत्व करने वाली पार्टी थी यूनिनिस्ट थी, तो यूनिनिस्ट पार्टियां की मांग क्या थी? ये लोग कहते थे कि नहीं, हम आयरलैंड के गणराज्य के साथ नहीं मिलेंगे, हम ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहेंगे। यानी ग्रेट ब्रिटेन का वहां शासन सत्ता स्थापित था। ग्रेट ब्रिटेन के लोग प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते थे, वहां प्रोटेस्टेंट धर्म का दबदबा था। ऐसे में प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग यूनिनिस्ट पार्टियों के साथ मिलकर के ग्रेट ब्रिटेन में ही मिलेगी। मामला बढ़ गया, न वह तैयार, यानी न कैथोलिक पीछे हटने को तय, न प्रोटेस्टेंट के लोग पीछे हटने को तय। ऐसे में होगा क्या? युद्ध होगा। अब ऐसे में होता क्या है प्यारे बच्चों, ग्रेट ब्रिटेन अपने सैनिकों को उत्तरी आयरलैंड में उतार देता है। उत्तरी आयरलैंड में उतारता है तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के दोनों लोग आपस में भिड़ जाते हैं, रक्त की गति बह जाती है, टेम्स नदी का पानी लाल होने लगता है। ऐसी स्थिति में 1998 ईस्वी में जाकर के ब्रिटेन की जो सरकार होती है वह नेशनलिस्ट पार्टी से समझौता करती है, जो कैथोलिकों की पार्टी होती है। इस समझौता के अंतर्गत यह कहा जाता है कि हम आपकी समानता का सम्मान करेंगे, आर्थिक आधार पर विभेद नहीं करेंगे, धार्मिक आधार पर आपको उलाहित नहीं किया जाएगा, सामाजिक दूरी आपसे कोई बना नहीं सकता है, राजनीति में आपकी सहभागिता होगी, आदि सुधारों को जो है इनके समक्ष पेश किया जाता है कैथोलिकों के पास। ऐसे में समझौता होता है और वहां की वह क्रांति हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। आगे हम आपको बता रहे हैं कुछ और नई जानकारी, राजनीतिक परिणाम के 3 आयाम। ये राजनीतिक परिणाम क्या होते हैं? राजनीतिक परिणाम का मतलब होता है बच्चे, किसी भी राष्ट्र में वहां की सत्ता संचालित तब होगी जब वहां के राजनीतिक लोग, वहां की जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेगी, अपने कर्तव्यों का निर्वाह वहन करेगी और राष्ट्र के सम्मान के लिए किसी भी तरह
किसी भी समय तैयार मिलेंगे। ऐसे राष्ट्र में कभी भी आपत्ति या आफत नहीं आ सकते। तो राजनीतिक परिणामों के 3 आयाम कुछ इस तरह हैं जो आपके बोर्ड पर लिखा गया है। जैसे पहला इसमें है, राजनीतिक परिणाम कैसे सही होंगे, सुचारू रूप से कैसे चलेंगे। तो अपनी पहचान के बारे में लोगों की अवधारणा, ये अपनी पहचान के बारे में लोगों की अवधारणा क्या है। अधिकांश राष्ट्रों में अगर क्रांति होती है तो ऐसा भी देखने में आता है कि अल्पसंख्यक वर्गों की अवहेलना की जाती है। जातीय बाहुलता अगर है तो किसी जात विशेष की राजनीति की जाती है। लोगों को आपस में लड़ा दिया जाता है, किसी की समानता का हरण किया जाता है, किसी को बढ़ा दिया जाता है। बहुसंख्यक लोगों के साथ भी कभी कभी नाइंसाफी होती है। तो ऐसी स्थिति में वहां राजनीतिक स्थिरता कायम नहीं रह सकती है। अर्थात राजनीतिक विभेद वहां तेजी के साथ होगा और जिस राष्ट्र में राजनीतिक विभेद शुरू होगा वहां का राजनीतिक परिणाम कभी भी सफल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर अपनी पहचान बनाने के लिए लोग एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दें, एक दूसरे के अधिकारों को मानना शुरू कर दें, एक दूसरे की सुविधाओं में अपनी सहभागिता देना शुरू कर दें, तो राजनीतिक परिणाम सफलता की तरफ बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, राजनीतिक नेताओं की भूमिका। आज स्थिति यह बन गई है कि वंशवाद के आधार पर शासन सत्ता संचालित हो रहा है। जाति आधार पर राजनीति की जा रही है। धार्मिक आधार पर उन्माद फैलाया जा रहा है। तो इस तरह से जो है वहां का राजनीतिक लोग, राजनीतिक पार्टियां अगर मजबूत नहीं है, अनेकता में एकता का सिद्धांत अगर लेकर के नहीं चल रही है, तो आज हम श्योर बता रहे हैं वहां राजनीतिक अस्थिरता हो जाएगी, सामाजिक विद्रोह हो जाएगा और फिर एक नए उन्माद या एक नई क्रांति को बल मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में किसी भी राजनीतिक पार्टी को, राजनीतिक दल को, राजनेता को जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्हें संप्रभुता के आधार पर समानता के सिद्धांत को लागू करने की आवश्यकता अगर वो दिखा दिए, लागू कर दिए, तो ये समझ लीजिए कि राजनीतिक परिणाम सफलतापूर्वक आगे बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है? सरकार का व्यवहार, यानी राजनीतिक लोगों के साथ, बड़े नामी लोगों के साथ और गरीब लोगों के साथ, सर्वसाधारण लोगों के साथ अगर सरकार के द्वारा जो नियम प्रतिपादित हैं उनमें अंतराल जाना शुरू हो जाएगा, तो उस राष्ट्र की भी जो है स्थिति स्थिर नहीं रह पाएगी, यानी राजनीतिक परिणाम सही नहीं निकलेंगे। प्रायः देखा जाता है गरीबों का शोषण सब लोग करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ऐसे भी देश आपको मिलेंगे जो 70-70 साल से आजाद तो है, लेकिन ऐसा लगता है कि आजादी वहां के लोगों को नहीं मिली है, राजनीतिक लोगों को आजादी मिल गई है, नेताओं को आजादी मिल गई है, नौकरशाहों को आजादी मिल गई है। तो जो आजादी
महान आत्माएं थी, वह जब देखती हैं ऐसी दशा को तो अपने अंदर क्रंदन करके रोते हैं। तो सरकार ऐसी होनी चाहिए, लोकतंत्रात्मक रूप से जनता के बारे में सोचने की अवधारणा रखने वाली सरकार हो, जनता के आदर्श विकास के बारे में सोचने वाली सरकार हो, नई नई योजनाओं को लागू करने वाली सरकार हो, ईमानदारी पूर्वक अपने नौकरशाह से काम कराने वाली सरकार हो। ऐसी सरकार का स्थिरता कभी कम नहीं हो सकता है। ऐसी सरकार मजबूत सरकार बनेगी तो इस आधार पर राजनीतिक परिणाम सही निकलेंगे। तो आगे आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर कुछ नई जानकारी के साथ आपके साथ आएंगे आपके सिलेबस से संबंधित। धन्यवाद।